तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल आज की क्लास में हम लोग अरेस्ट के बारे में समझेंगे। अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट कौन कर सकता है, जो अरेस्टेड पर्सन है उनकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, प्रोविजंस क्या है बीएनएसएस में मेंशन, लैंडमार्क केसेस क्या है, ये सब हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अरेस्ट क्या है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक क्राइम किया है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक ऑफेंस किया है, ठीक है। अब ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस दो तरह के हो सकते हैं। या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, मतलब सीरियस नेचर का ऑफेंस होगा, या तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, मतलब लेस सीरियस नेचर का ऑफेंस होगा। अगर ये ऑफेंस सीरियस नेचर का होता है तो पुलिस इस व्यक्ति को जेल में डाल देती है। ये जो जेल में डालने का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अरेस्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अरेस्ट इज़ अ लॉफुल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सनल लिबर्टी। या तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल लिबर्टी तो उस व्यक्ति की गई क्योंकि उस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है। अब जैसे ही उस व्यक्ति को जेल में डाला जाता है उसके बाद प्रोसीजरल स्टेप शुरू होता है। ये वो स्टेप हैं जो क्रिमिनल केस को स्टार्ट करते हैं। एक क्राइम हुआ है, अब क्राइम होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये स्टार्ट करने से पहले, ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उस व्यक्ति के बॉडी को कन्फाइन किया जाता है। याद रखें, पनिशमेंट नहीं है ये पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि पनिशमेंट तो तब होगा ना जब ये बात प्रूफ हो जाएगा कि वो व्यक्ति गिल्टी है। पर ये बात तो अभी प्रूफ हुआ ही नहीं। अभी शक के आधार पे, एप्रीहेंशन पे पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 बोलता है कि हर व्यक्ति का अपना पर्सनल लिबर्टी है और वो बचा रहना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जब कोई व्यक्ति पे शक होता है कि उस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है, तो यहाँ पे सोसाइटी का इंटरेस्ट हैम्पर हो जाता है। सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या हो सकता है? हैम्पर हो जाता है। इसलिए सोसाइटी का इंटरेस्ट हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होता है। सोसाइटी का इंटरेस्ट हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होता है। इसीलिए इस फंडामेंटल राइट पे थोड़ा सा कर्टेलमेंट किया जाता है और उस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को छीन ली जाती है और छीनने के बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसी समय आर्टिकल 22 पिक्चर में आता है। वो ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है तो वो अपनी चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि एडवोकेट यानी कि लॉयर इनसे मिल सकता है। नेक्स्ट बात यह है कि आखिर क्यों अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट करने का कारण है, मान लेते कोई व्यक्ति ऑफेंस किया है, तो ये व्यक्ति अगर बाहर रहेगा तो हो सकता है और भी ऑफेंस करे, तो फर्दर ऑफेंस को प्रिवेंट किया जाता है। फर्दर ऑफेंस को प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट की होती है। इसलिए स्टेट अपने पुलिस को बोलता है कि भाई इस व्यक्ति को सबसे पहले जेल में डाल दो, अरेस्ट कर दो। या फिर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस, पुलिस बिना वारंट के, विदाउट वारंट इस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। बिना वारंट के पुलिस इस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ये व्यक्ति अगर बाहर रहा तो और क्या क्या कर सकता है? ये विटनेस को, मान लेते हैं उस व्यक्ति को ऑफेंस करते हुए किसी ने देखा हो, तो उस व्यक्ति अब वो अपने विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको डरा सकता है, धमका सकता है। एविडेंस, जो मान लेते हैं कहीं वो ऑफेंस करने गया होगा, वहाँ हो सकता है उसने कुछ एविडेंस रखे होंगे। ये वो एविडेंस होगा जो कोर्ट में के क्राइम को प्रूव करने में काम आएगा। और अगर वो व्यक्ति बाहर होगा तो वो जाकर के एविडेंस को बर्बाद कर देगा। इसलिए इस कारण से भी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। अब और क्या हो सकता है? जब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस करती है उससे पूछताछ यानी कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन। और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के कारण एविडेंस और आर्टिकल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। उनसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने बंदूक कहाँ रखी थी, चाकू कहाँ रखे थे, किससे आपने बात किया, किस से आप मिले। तो ये सारी चीज़ें तब पूछी जाएगी जब वो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में होगा। तो इस कारण से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। एक और कारण है दोस्तों, एक और कारण यह है कि जब पुलिस अपना पुलिस रिपोर्ट बना लेता है और जब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास देता है, अगर मजिस्ट्रेट कभी ट्रायल के समय चाहे कि भाई एक्यूज्ड को मेरे पास लेकर के आओ, तो एक्यूज्ड को पुलिस अपने पास रखती है बंद, ताकि वो
कोर्ट के सामने एक्यूज्ड को प्रेजेंट कर पाए। ये सब कुछ रीज़न्स हैं। अब अरेस्ट कब होता है ये देखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है और वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तभी तो बिना वारंट के पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर बाय एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू कर दिया, अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू कर दिया, फिर तो पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए, उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए ऑथोराइज हो जाती है। लेकिन कभी कभी पुलिस चाहे तो बिना किसी वारंट के डायरेक्ट जाके उस व्यक्ति को उठा सकती है। वो सिचुएशन है जब ऑफेंस कॉग्निजेबल हो, ज़्यादा सीरियस नेचर का हो, जैसे कि मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग, या फिर वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, मतलब नामी गामी गुंडा हो। भाई नामी गुंडा है वो व्यक्ति, तो पुलिस बिना वारंट के उसे अरेस्ट कर सकती है। या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस को डायरेक्ट हक नहीं है कि आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर ले, लेकिन उस व्यक्ति से जब पूछा जा रहा है कि भैया आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, तो वो व्यक्ति अपना आइडेंटिटी बता ही नहीं रहा है, आइडेंटिटी नहीं बता रहा है। अगर वो व्यक्ति अपना आइडेंटिटी नहीं बता रहा है तो पुलिस उस केस में भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। कौन कौन अरेस्ट कर सकता है? सेक्शन 35 बोलता है एक तो पुलिस अरेस्ट कर सकता है जो उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखेगा। विदाउट वारंट इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस अरेस्ट कर सकता है। और कौन अरेस्ट कर सकता है? मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है अरेस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41। इफ़ मजिस्ट्रेट विल थिंक कि उसको अरेस्ट करना है तो मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर दे सकता है। प्राइवेट पर्सन, मान लेते हैं एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इनामी बदमाश है, उस पर 10,000 रुपये का इनाम है और कोई व्यक्ति उसको देख लिया, तो ये प्राइवेट पर्सन भी उस इनामी बदमाश को बंद करके रख सकता है और बाद में वो उस बदमाश को पुलिस को सौंप देगा। अरेस्ट कब ज़रूरी है? देखें, अरेस्ट तब ज़रूरी है जब ये 5 केस में कोई व्यक्ति प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो फर्दर ऑफेंस करेगा, तो यहाँ पे अरेस्ट क्या है? नेसेसरी है। तो फर्दर ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे अरेस्ट नेसेसरी है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मान लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में वो सबूत को ख़त्म कर रहा है, एविडेंस को टेम्पर कर रहा है, तो इस समय अरेस्ट क्या है? नेसेसरी है। हो सकता है वो विटनेस को डरा रहा हो, धमका रहा हो या अपनी तरफ कर रहा हो पैसे दे करके, तो ये भी तो गलत है दोस्तों। इसलिए वहाँ पे भी अरेस्ट क्या है? नेसेसरी है। और अगर कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रेजेंट करना हो तो वो व्यक्ति खुद तो आएगा नहीं, तो पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करके अपने पास रखती है ताकि जब भी कोर्ट बुलाए पुलिस उसे ले करके चला जाए। प्रोसीजर क्या है अरेस्ट का? सबसे पहले जो भी व्यक्ति अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 जो भी व्यक्ति गया है अरेस्ट करने, वो सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन देगा। वो बताएगा कि भाई मैं पुलिस हूँ, मेरा ये देखिए ये नाम है और मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ। इसके बाद पुलिस क्या बताएगा? मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट देगा कि भाई क्यों, किसको अरेस्ट करना है, क्यों अरेस्ट करना है, अरेस्ट करने वाला व्यक्ति कौन है, रीज़न क्या है अरेस्ट करने का। तो ये एक मेमोरेंडम तैयार होता है दोस्तों, और ये मेमोरेंडम पुलिस किसको देती है? मेमोरेंडम लेकर के जाती है, प्रिपेयर करती है पुलिस मेमोरेंडम को। और इस मेमोरेंडम पे एक विटनेस का होता है साइन। एक तो विटनेस का साइन होता है, एक क्या होता है? विटनेस का साइन। और ये जो विटनेस साइन करता है इसे हम कहते हैं अटेस्टेशन। साइंड बाय विटनेस इज कॉल्ड अटेस्टेशन। दूसरा, इसी पेज पे जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो अरेस्टेड पर्सन है, जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है, वो व्यक्ति भी साइन करेगा। मतलब इस पेज पे विटनेस का भी साइन होगा और जो अरेस्टेड पर्सन है उसका भी साइन होगा। जब वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि उसके नॉमिनेटेड पर्सन को या उसके रिलेटिव को जानकारी दे दी जाए कि आपका ये बंदा, आपका ये भाई अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर व्यक्ति अरेस्ट हो गया उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं अरेस्टेड पर्सन के पास। तो सबसे पहला अधिकार है दोस्तों कि अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। आपको अरेस्ट किया जा रहा है इस कारण से, और आपको अरेस्टेड पर्सन को ये भी बताना पड़ेगा पुलिस को कि उसको राइट टू बेल है या नहीं है, बेल का क्या प्रोसेस है, जो भी है, जो भी आप बता सकते हैं बताइए उस अरेस्टेड पर्सन को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ BNSS। पुलिस अरेस्ट करने के बाद उसके रिलेटिव को या फ्रेंड को या किसी नॉमिनेटेड पर्सन को या फिर जिसको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। ये मैंडेटरी बनाया गया है DK बसु वाले केस के बाद से। फिर क्या है?
24 घंटे के अंदर, अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज्ड को ले जाना है। इसमें जो ट्रैवल टाइम है दोस्तों, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ट्रैवल टाइम को क्या कहा जाता है? एक्सक्लूड किया जा सकता है। और ये जो 24 आवर होता है, ये जब अरेस्ट होता है, ऑफेंस जब कमिट हुआ है तब नहीं, जब अरेस्ट होता है तब से लेकर के 24 आवर काउंट होता है, एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम, एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम। नेक्स्ट, वो व्यक्ति जब भी चाहे, मतलब इंट्रोगेशन के टाइम, नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन में अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38। राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, उस एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सो दैट उसकी इंजरीज़ पहले ही रिकॉर्ड कर ली जाएगी कि भाई इसका ये टूटा हुआ है, ये समस्या है, ये सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ताकि बाद में पुलिस को ये ना बोलेगा भाई पुलिस के कारण ये सब हुआ है। और जब पहले ही इंजरीज़ रिकॉर्ड की गई है तो कोई नई इंजरीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब प्रिवेंट किया जाएगा टॉर्चर बाय पुलिस, प्रिवेंट किया जाएगा टॉर्चर बाय पुलिस। तो इस कारण से उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। और अगर कोई फीमेल एक्यूज्ड है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन फीमेल मेडिकल ऑफिसर ही करेगी, मेल मेडिकल ऑफिसर नहीं करेगा। एक्यूज्ड का एक और राइट होता है, राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल एज पर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेयर ट्रायल होना चाहिए भाई, उसको राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, इक्वल जस्टिस, ये सब मिलना चाहिए। दूसरा बात है, अगर कोई व्यक्ति, हैंड कफिंग का मतलब होता है वो जो हाथ में लगाते हैं किसी भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के लिए, जिसको हथकड़ी बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। अब ये जो हैंड कफिंग है, ये आप बिना मतलब का मत लगाइए। अगर कोई व्यक्ति वॉल्यूंटरली कोई व्यक्ति सरेंडर कर दे रहा है, मान लेते हैं, अगर वो सरेंडर कर रहा है तो आप क्यों हैंड कफिंग यूज़ कर रहे हैं? तो ये सब बातें भी है। रीअरेस्ट, अगर मान लेते हैं एक एक्यूज्ड क्या किया, भाग गया। अब एक से एक एक्यूज्ड होते हैं जो भाग जाते हैं जेल से, तो इस समय पुलिस को एकदम पावर दे दिया जाता है कि आप भाई उसको रीअरेस्ट कर दो, जहाँ भी भारत में मिले जा कर के उसको रीअरेस्ट करो और फिर से जेल में क्या कर दो, बंद कर दो दोस्तों, क्या कर दो, बंद कर दो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेवेंट प्रोविजंस। ये कुछ प्रोविजंस है, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप BNSS के बेयर एक्ट से जाके एक बार देखेंगे, बाकी मैं इसको ऊपर से बता देता हूँ। आर्टिकल 35 बोलता है कि पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। प्रोसीजर क्या है अरेस्ट का? सेक्शन 35 36 में है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर। सेक्शन 38 बोलता है कि एक्यूज्ड चाहे तो एडवोकेट से मिल सकता है अपने चॉइस का। 40 बोलता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन चाहे तो अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट 41। 43 बोलता है कैसे अरेस्ट किया जाएगा। 47 ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट ऑफ बेल। 48 बोलता है इन्फॉर्मिंग रिलेटिव और फ्रेंड। 51 बोलता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। 52 बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज्ड। अब ये जो रेप एक्यूज्ड होगा ना, अगर ये फीमेल होगी तो इसका एग्जामिनेशन फीमेल ऑफिसर ही करेगी, इसका एग्जामिनेशन फीमेल ऑफिसर ही करेगी। 56 बोलता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। 57 बोलता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। 57 और 58 यही बोलता है कि अगर आप उस पर्सन को अरेस्ट किए हैं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए। दोस्तों तो अब लैंडमार्क केसेस देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हुआ, DK बसु ने एक PIL फाइल कर दी। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने हाईलाइट किया कि कस्टडियल में बहुत सारा कस्टडी में डेथ हो रहा है, बहुत सारा टॉर्चर हो रहा है पुलिस के द्वारा, वायलेंस बढ़ रहा है। कोर्ट ने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि भाई DK बसु जी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कोर्ट के सामने सवाल था कि कैसे ये कस्टोडियल टॉर्चर को ख़त्म किया जाए, कैसे इस कस्टोडियल टॉर्चर को प्रिवेंट किया जाए और क्या क्या सेफगार्ड प्रोवाइड करने चाहिए अरेस्टेड पर्सन को। कोर्ट ने बोला 11 मैंडेटरी गाइडलाइन कोर्ट ने दिया। कुछ मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया हूँ कि पुलिस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मेमो तैयार होना चाहिए पुलिस के द्वारा, फ्रेंड या रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन दो, एक्यूज चाहे तो लॉयर से मीट कर सकता है, अरेस्ट डिटेल्स डायरी में मेंटेन होनी चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए अरेस्टी का। तो इस तरह से कुछ 11 मैंडेटरी गाइडलाइंस पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट ने DK बसु केस में दिया। और एक केस है हमारे पास अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ, एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में एक्यूज्ड थे अरनेश कुमार। अब जैसे ही ये एक्यूज्ड बने, इनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई, कोई बात नहीं, और रूटीनली मतलब समय समय पे पुलिस आकर इनको अरेस्ट कर लेती थी। तो उन्होंने ये जो पुलिस का तरीका था ऑटोमेटिक अरेस्ट का, समय समय पे आना और उनको अरेस्ट करके ले जाना, तो इस अरेस्ट को ही चैलेंज कर दिया कि भाई ये इलीगल नहीं है।
तो इशू था कि क्या सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए बिफोर अरेस्ट, अरेस्ट से पहले क्या सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, ये कोर्ट के सामने इशू था। अब कोर्ट ने क्या बोला कि अरेस्ट करने से पहले कंडीशन सेक्शन 35 का मस्ट बी वेरीफाइड। कंडीशन क्या है कि भाई वो व्यक्ति फर्दर ऑफेंस कर रहा हो, कोर्ट के सामने उसको आना है, या फिर वो व्यक्ति विटनेस को टेम्पर कर रहा हो, एविडेंस को छुपा रहा हो, ये सब कुछ कंडीशन थे 5 जो मैंने आपको पहले बताया है। अगर वो कंडीशन वेरीफाई हो रहा है तब तो आप अरेस्ट कर लीजिए। और अगर आप उसको अरेस्ट करें तो उस अरेस्ट का रीज़न दोस्तों, रीज़न एकदम राइटिंग में मेंशन होना चाहिए। अगर अरेस्ट नेसेसरी नहीं है तो नोटिस ऑफ अपीयरेंस भी दिया जा सकता है। इवन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अगर पुलिस को लग रहा है कि अरेस्ट नेसेसरी नहीं है तो आप नोटिस ऑफ अपीयरेंस दे दें, वो व्यक्ति अपीयर होगा, जो भी पूछना है पूछ लें। और मजिस्ट्रेट को वेरीफाई करना होगा लीगैलिटी ऑफ द अरेस्ट कि भाई अरेस्ट करना सही है या नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अरेस्ट टॉपिक को बिल्कुल सिंपल तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करी। आप इस वीडियो से नोट्स भी बनाएं, बेयर एक्ट भी पढ़ें, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।